हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं, ठीक ना। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट्स बनने का काम चालू है। पीडीएफ बन रहे हैं, जैसे ही तैयार होंगे आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, किस टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो ये एमजीकेवीपी वालों के लिए भी काम देगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए, चौधरी चरण सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फुले, किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड का एग्ज़ाम देंगे आपके लिए, सबके लिए काम देगा। क्योंकि अभी मैंने जो प्रश्न उठाए हैं वो आपके बीएड से संबंधित हैं, ठीक ना। यानी कि आपके जो जिस चीज़ की आप डिग्री लगा रहे हैं एमएड करने के लिए, आपके पहले वाले कोर्स से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है तो बीएड के क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं, ठीक ना। तो ये सबके लिए कंपलसरी है, तो सभी लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक ना। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ बन रहे हैं, जैसे ही बनेंगे रेगुलरली बेस पे वीडियो जाती रहेंगी और हर एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जाएगी कि किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आ रहा है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखने के लिए कुर्सी मेज की कौन सी स्थिति उचित होती है, ठीक ना। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्रिएट करेंगे जो कि आपके माइंड की एबिलिटी का पता लगाएंगे कि आप में कितनी क्षमता है, ठीक ना। तो पूछा है लिखने के लिए कुर्सी मेज की कौन सी स्थिति उचित होती है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कुर्सी है और आपका मेज है, ठीक ना। तो जो कुर्सी और मेज की जो दूरी होती है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि आप कुर्सी को बहुत ज़्यादा दूर रख लेंगे और मेज को बहुत ज़्यादा दूर रख लेंगे तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? दोनों की जो दूरी है वो डिस्टेंस होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शून्य स्थिति, ठीक ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? यानी कि विद्यालय, मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक ना। तो इसके मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? विद्यालय में यदि कोई भी घटना घटती है या कुछ भी होता है तो उसका पूर्ण दायित्व किस पे होता है? प्रधानाचार्य पे होता है। प्रधानाचार्य पे क्यों होता है? क्योंकि प्रधानाचार्य पूरे स्कूल का क्या होता है? संचालक होता है। स्कूल का मुखिया किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य को बोलते हैं। तो अध्यापक आपका गलत है, प्रबंधक आपका गलत है, छात्र आपका गलत है, प्रधानाचार्य होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका ये होगा कि आप प्रबंधक भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रबंधक विद्यालय का क्या होता है? सिर्फ मालिक होता है, वो स्कूल में 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए यदि स्कूल में कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेवार प्रधानाचार्य होगा, ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी एक विद्यालय के प्रधानाचार्य की गुण नहीं होनी चाहिए? यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रधानाचार्य में एक कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ठीक ना। भावनात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, कि मानव संबंधों में दक्षता नहीं होनी चाहिए, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए, कि आत्मनियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं। भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, तब तो वो कोई चीज़ों को सोच पाएगा। मानव संबंधों में दक्षता भी होनी चाहिए, तब तो वो स्कूल में अपने अभिभावकों से अच्छा बिहेवियर स्थापित कर पाएगा। आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन दोस्तों निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। उसके अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो निराशावादी नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में वर्क करेगा तो जो विद्यालय है वो क्या पतन की ओर जाएगा, ठीक ना। तो एक विद्यालय के प्रधानाचार्य में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है?
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संबंध है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संबंध, इसके लिए आगे सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं, ठीक ना। को करिकुलर क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक ना। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं कि जो आपके सिलेबस के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी होती है जो कि आपके कॉलेज से जुड़ी होती है, स्कूल से जुड़ी होती है। अदर एक्टिविटीज़, उनका संबंध किससे है? तो पाठ्य के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका संबंध किससे है? विद्यार्थियों के मानसिक विकास से है। क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से ओनली मानसिक क्रियाओं का विकास होता है कि विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास होता है, ठीक ना। क्या व्यावसायिक विकास होता है? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थान के विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संबंध किससे होता है? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास यानी सब तरीके का विकास हो जाता है, सिर्फ उसके मानसिक का विकास नहीं होता है, सिर्फ वो व्यवसाय में मतलब कि अच्छा नहीं बनता है, बल्कि वो सभी क्षेत्र में एक अच्छा प्राणी बन जाता है। कौन? विद्यार्थी, ठीक ना। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अंग नहीं है, ठीक ना। तो जहाँ भी बात की जाए, आपको बहुत अच्छा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जहाँ भी शिक्षा की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो शिक्षा की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसमें 3 लोग आते हैं। कितने लोग? 3 लोग। सबसे पहले क्या आता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, बीच में आपका आता है करिकुलम। करिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्य चर्चा, ठीक ना, पाठ्य चर्चा। तो एजुकेशन की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या से होती है, ठीक ना। शिक्षक आपका करिकुलम को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थी को पढ़ाता है। तो कौन सा इसमें से निकल जाएगा? कक्षा, कक्ष शिक्षा का अंग नहीं है। आप सोचेंगे विद्यालय में तो कक्षा भी आता है, तो वो भी शिक्षा का अंग है। नहीं, यहाँ पे 3 स्तंभों की बात की गई है। तो एजुकेशन के 3 ही स्तंभ होते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यचर्या, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपके बीएड में इसी तरीके की क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक ना। तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके बीएड से क्वेश्चन निकलेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि एमएड देखिए एक विद्यालय प्रबंधन का कोर्स होता है, ठीक ना, कि आप विद्यालय को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक ना। तो आपको विद्यालय प्रबंधन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा, करिकुलम से क्वेश्चन निकल के आएगा। आइए मैं महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको बता देता हूँ। करिकुलम, स्कूल मैनेजमेंट, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, फिलॉसफी से भी आपका क्वेश्चन करेगा, साइकोलॉजी से भी आपका क्वेश्चन करेगा, और एक्शन रिसर्च से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। तो आपके सामने हम और भी प्रैक्टिस सेट्स अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, तो हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे प्रैक्टिस सेट्स को। तब तक आप से मैं बहुत बार बोला हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग को यदि क्लास लेनी है, आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं सारा अपडेट दूंगा कि क्लास मैं कै बजे लेने वाला हूं, तो आप लोग क्लास से जुड़ पाएंगे और उचित समय पर हम आपके सामने क्लास लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक होगा, उसको फॉलो कर लीजिए, और सबसे ज़रूरी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए यदि आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो, ठीक ना।
और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है या इसके आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली Q&A कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ के आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, ठीक ना। आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में यदि कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके हमसे पूछिए।